बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने के बाद ये मामलात अदालतों में जाने के इम्कानात मौजूद है, जबकि हुकूमत की जानिब से इंतखाबात मनसूखी के ऐलान के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि यह फैसला आइन से इन्हिराफ और तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। दूसरी जानिब PTI की जानिब से आज लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम जी, आपको भी नजर। सर, हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की ताख़ीर के ऐलान के बाद PTI की जानिब से कहा गया है कि ये मामला हम अदालतों में लेकर जाएंगे। आप मामलात को, सियासी मामलात को किस तरफ जाता देखें? पहले तो जी ये 14 दिन के बैन के बाद, जो कि गालिबन 14 या 15 दिन का बैन था पेमरा की तरफ से, और उसमें पेमरा ने भी अच्छा किया कि अपनी रवायात को बरकरार रखा, और मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि कोई ऐसा दौरे हुकूमत नहीं गुजरा जहाँ जिसमें बैन नहीं लगा। तो दोनों की मेहरबानी, मतलब एक तो चलें, मेरा भी बराबर रहा सिलसिला, और पेमरा की भी, वहाँ जो भी शख्सियात बैठी हैं हुकूमत की, उनको खुदा जाने क्या नज़र आया था उस प्रोग्राम में। हालांकि माजरत हो गई थी बहरहाल, लेकिन ये ठीक है, सही, अच्छा है। मैंने कहा रिकॉर्ड ठीक रहना चाहिए, क्योंकि दौर बचे ना, चाहे वो माशाल्लाह हो, जमहूरियत हो, या इस वक्त ये जो चल रहा है दरमियान में। अच्छा, अब इसमें तो दरमियान में वो चूँकि यूट्यूब पे पुराने प्रोग्राम्स आते रहे, तो लोग उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान थे, तो मैं उनको बताऊँ। अच्छा, अब इसमें ये 14 दिन की बातें जल्दी से निपटाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, कोई नई बात है नहीं जो की ना हो जी। मतलब मिसाल के तौर पे इलेक्शंस, तो अब जैसे बाजवा साहब का एक इंटरव्यू की सीरीज ज़ेर बहस है और तरदीद भी आ रही है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं है, वो गुफ्तगू है, गुफ्तगू नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है, जो भी है, बहरहाल बात है, वो बात हुई है। और मेरी शायद मतीला साहब के साथ काफ़ी डिटेल उनके साथ बात हुई, तो गुफ्तगू बाजवा साहब ने की है, बहुत सारी बातें की हैं। अब वो उसकी तरदीद होती है, नहीं होती, क्या होता है, तो वो स्यापा पड़ा है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, नई बात। मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन होना ही थे, तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि असेंबलियाँ तोड़नी थी, तकरीबन तय हो चुका था ये मई के अंदर, जब इमरान खान साहब ने एक आध दिन आगे पीछे किया था अपना लॉन्ग मार्च, ये 25 मई को, जो फिर उसके बाद तो उस वक्त तकरीर तैयार हो रही थी। ये बात हम पहले कह चुके हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, मुझे तो उसमें ऐसी कोई नई चौंका देने वाली बात नहीं लगी। बाकी अदालतों के हवाले से उन्होंने बात की है, तो वो अदालतें जाहिर है कि उस पर कोई तबसरा कर सकती हैं आने वाले दिनों में। इलेक्शंस जो हैं वो सूट नहीं करते हुकूमत को, इमरान खान साहब को सूट करते हैं। इमरान खान साहब को हमारा मशवरा हमेशा से यही रहा है कि खान साहब इसको मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो असेंबली तोड़वाना चाह रहे हैं। मैंने खान साहब को ये मशवरा भेजा था कि आप असेंबलियाँ, पूरी कैलकुलेशन अगर हो जाए तो असेंबलियाँ तोड़ें, लेकिन कैलकुलेशन देख के कि मामला इलेक्शन की तरफ जाए। इलेक्शन की तरफ अगर नहीं जाता मामला, तो फिर आपके लिए ये सारे जो जलसे हैं, जुलूस हैं, और बेतहाशा आपकी पॉपुलैरिटी है, और उसमें कोई किसी किस्म का उभाम है ही नहीं कि इमरान खान साहब के साथ, मतलब बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में उनका वोटर पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। पाकिस्तान से बाहर तो खैर सारा ही गालिबन लगता है मुझे, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद। अब उसमें यह है कि हुकूमत जो है, ये जो अरेंजमेंट है, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, ये बड़ा अजीब कहानी है। ये हम बड़ा देखें, एक तो सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, ये वो वाला फेज है, और इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा। ये बातें हम कह चुके हैं ना। उसके बाद कुछ स्यापा पड़ा होगा, कोई उसको मार, किसी को समझ में नहीं आएगा इमरान खान के बाद, और ये भी कि इमरान खान लड़ेगा, ये बात हम कह चुके हैं, इमरान खान लड़ेगा। ये जुमलों को पुराने, मैं उसको क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन ये वो ब्लैक होल में से नहीं गुजरे होते हैं। ब्लैक होल, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, इधर और उधर, ये मथा फोड़ी, आगे पीछे, दाएं बाएं दाएं। तो ये जब सिस्टम गिरता है ना, तो ऐसे ही होता है। मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे मुतमईन हूं कि ये सिस्टम बदमाशिया का गिर गया, अभी गिर गया। अब इसको कोई उठाना भी चाहे तो नहीं उठा सकता। इस्टेब्लिशमेंट,
आपकी अदालतें, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, ये 1985 1970 की दिहाई की, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम से, अब जिनका कोई ताल्लुक यूथ के साथ नहीं है, जो कोई जो है वो 70 में आए थे तो जी कोई उनके बच्चे थे, तो कोई 1985 में ज़िया उल हक की काबीना में इलेक्ट हुए थे। तो मैं पहली बात कह चुका हूँ, तीन पॉलिटिकल है ना पाकिस्तान की तारीख अगर हम करें, जिस तरह मैं देखता हूँ। एक तो वो जो पाकिस्तान वजूद में आया तो इनहेरिट हो गई, ठीक है, वो चंद सालों तक चली, अयूब खान का माशाल्लाह आ गया, उसके बाद वो गए, और उसके बाद वो खींच खींच के कहीं कहीं तक वो 70 तक आ गए, 70 की दिहाई तक। यानी वो था कि क्या में पाकिस्तान में जिन्होंने हिस्सा लिया वो कायदीन मौजूद हैं। 70 के अंदर 70 की दिहाई ख़त्म होती है, कहीं 80 के आसपास वो फिर हमें वो लीडरशिप जाती हुई नजर आती है, और दूसरी लीडरशिप पैदा होती है जी। जो कि ज़िया उल हक साहब के दौर में पैदा होती है। और ज़िया उल हक साहब के कमाल के बात यह कि ज़िया उल हक साहब के बाद कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं होती है, आपको नजर आती है। यानी शेख रशीद साहब से लेके चौधरी शुजात साहब तो खैर जहूर इलाही साहब उस वक्त भुट्टो साहब के दौर से कह सकते हैं, या अयूब खान साहब के दौर से कह सकते हैं, या नवाज शरीफ साहब, या जो है वो और कौन, मौलाना साहब, मुफ्ती महमूद साहब तो 70 की दहाई से, मौलाना साहब भी 80 की दहाई में ज़्यादा फाल हुए एमआरडी की मूवमेंट वगैरह में। एमआरडी की मूवमेंट में मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ थे, उनके वालिद गिरामी जो हैं वो पीएनए में थे, लेकिन मुफ्ती महमूद साहब एमआरडी में थे। तो बात यह है कि अब मतलब ये जो है ये तमाम के तमाम नवाज शरीफ साहब हो गए, या इवन जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत भी उभरी ज़िया उल हक साहब के दौर में, और जब फांसी लगी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, तो खैर एक बिल्कुल ही अलग, नुसरत भुट्टो साहबा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, तो वो तो एक हादसा हुआ, सानिया हुआ, जिसके नतीजे में वो उनको आना पड़ा। मतलब वो बाय चॉइस नहीं आए, मतलब उनको आना पड़ा। मतलब मरीम नवाज साहिबा तो बाय चॉइस आ रही है ना, उनको तो हादसा हुआ, सानिया हुआ, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को निकलना पड़ा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को। मतलब तो वो एक अलग हिस्ट्री है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की। ये मौजूदा पीपल्स पार्टी नहीं, ये मैं उस पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन अब एक अजीब सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये है पाकिस्तान में जरा मजमूई तौर पे कि पाकिस्तान की तमाम जमातें जो हैं, यानी इमरान खान को कोई पसंद करे या नापसंद करे, और ज़ाहिर है करप्शन उनके लोगों ने लूट मार खूब की है, उनके लोगों ने बहुत हड़बूंग मचाई है पंजाब में और बाकी जगह, मगर और इमरान खान आए या ना आए, लेकिन एक बात है, इमरान खान इन सबको ले गया, ये तय है। यानी जाते जाते इमरान खान के मैं गया तो ये सब के सब बढ़ गए। अब आप ये देखें कि उनके लोग गायब हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, खामोश कौन है उस पर, खामोश कौन है, आप ये नोट करें। और मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के लोगों की गुमशुदगी पे अब उनको अदारे उठा रहे हैं, पुलिस उठा रही है, बस उसको छोड़ दें। खामोश कौन है? पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जी, जिनकी सियासत का, अभी अली वजीर साहब रहा हुए हैं जी बिल्कुल, उनकी सियासत का जो बुनियादी नुक्ता है वो ही ये मिसिंग पर्सन अख्तर मिंगल साहब, ठीक है, जिनकी पूरी सियासत ही इस बात एमक्यूएम। जी, अच्छा, उसके बाद तो इसके बाद ये शख्सियत तो कम से कम ये मिसिंग का किस्सा ना छेड़े, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बात होगी ना कि एक मिनट ठहर जाए, तो वो रहा था, आप क्या कह रहे थे, उनकी तो सियासत ही इस पे है भाई। देखें उनके साथ हुए मजालिम, ये नहीं कि मजालिम नहीं हुए, ज्यादतियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये कि इस वक्त तो सारे किधर हैं। दूसरी बात ये है कि अभी अभी ये कहते हैं मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत, कोई मिसाक गद्दारी या इस टाइप की चीज भी तो होनी चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम ये सिस्टम जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना इसका कोई ताल्लुक अब इसमें अब थोड़ी दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्रॉपर यूथ उभरेगी इसमें से, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन अब ये देखें कि सारे के सारे जो हैं एक दूसरे पे माजी में गद्दार कह चुके हैं। यानी आप जरा वो कहते हैं ना साहब कैफ की तरह जाके गार में सो के बाहर आए, तो आप बाहर आके देखें तो अभी नवाज शरीफ साहब के जिंदाल निकल रहा था और भारतीय एजेंट निकल रहे थे, और फिर आप जाके थोड़ी देर के बाद पहले जब चले जाएं कुछ अर्से पहले
तो एक मेमो गेट निकल रहा था, और उससे पहले आप चले जाएं तो वो सिखों की लिस्टें कोई थी, और उसके पहले चले जाएं तो दहशतगर्द इमरान खान है ना, उसामा बिन लादेन थे कहीं जो पैसे बांटते फिर रहे थे पार्टियों को। तो मतलब आप हंसेंगे कि यार एक मिनट हट जाओ, ये क्या, ये संजीदा लोग हैं, मतलब ये संजीदा हैं सारे। और मैंने उसे कहा ना, इमरान खान देखें इलेक्शन वो तो पॉलिटिकल मिस्टेक कर गए, भयानक पॉलिटिकल मिस्टेक, कि उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, और बाजवा साहब का जो इंटरव्यू है या जो भी बातें बाजवा साहब कर रहे हैं, ये बातें हुई हैं, ओपनली हो चुकी हैं डिस्कशन। तो एक दफा बहरहाल उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, क्या कैलकुलेशन थी, मोनो सिलाई साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर, किस पे तंज कर रहे हैं, क्या अब मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें क्या करेंगी। मगर एक बात तय है, सिस्टम गया, क्योंकि इशू ये है कि उसमें ये इनके पास है किसी का हल नहीं है, आउट ऑफ नो सोल्यूशन नहीं है। वो आईएमएफ उधर से कह रहा है, रोज आईएमएफ मुज़ाकरात उनके साथ कुछ और होने थे, वो होने थे जनवरी में या पता नहीं अक्टूबर में, ये आ गया मार्च का आखिर, मार्च के आखिर में कभी सब्सिडी देते हैं, कभी सब्सिडी पैसे नहीं दे रहे, वो बरादर मुल्कों से तहरीरी उनको लेटर चाहिए, तो ये तो गए, ठीक है ना। और ये कैसे गए, इमरान खान ले गए इनको, क्योंकि सब बंदे, और अच्छा ये भी देखे ना, ये कह रहे हैं इमरान खान नहीं आ सकता, इमरान खान एक जासूस है, इमरान खान एक दहशत, कहने वाले कौन है। इतनी इतनी मोटी फाइलें पड़ी हैं, ये फाइलें हाँ गायब नहीं होती, फाइलें गायब नहीं होती, संभाल ली जाती हैं, हाँ रख ली जाती हैं थोड़े अरसे के लिए, टिल फर्दर ऑर्डर्स। झाड़ो पोंछ करके निकल आती हैं। तो मसला ये है कि यार खुदा का वास्ता, मतलब बातें कर, लॉबिंग फर्म हायर कर ली, ज़ल्म खलीलजाद, पीपल्स पार्टी कह रही है। सऊदी अरब से तोहफा ले लिया नवाज शरीफ, मतलब बनता सोचे कि एक मिनट यार, ये मतलब एक मिनट है, लोग हु इज टॉकिंग वाली बात होती है ना। मैंने कहा ना, मैं इमरान खान को आप रखेंगे साइड पे के फेवर, मैं बिल्कुल इमरान खान की करप्शन पंजाब में, उस्मान बुजदार के ऐसे ऐसे किस्से आएंगे सामने, ऐसे ऐसी कहानियां, वो सब वो छोड़ दें आप सारे, उनके जो लोगों ने लूट मार की वो सारे, मगर आप ये देखेंगे लोग हु इज टॉकिंग। तो इसलिए ये इलेक्शन आगे होता है या वक्त पे होता है, इससे कोई ताल्लुक, ये हंगर गेम्स हैं जो मैं पहले बात कर चुका हूं ना, हंगर गेम्स, ये इसलिए इसको, मतलब लोगों के क्या इश्यूज हैं, महंगाई देखी आपने, ये लूटमार, इस बात को कुछ तरदीद, $1 बिलियन चाहिए आपको, $1 बिलियन। हमने वो बकौल शहबाज शरीफ साहब के नाक रगड़वा दी, या पता नहीं कान रगड़वा दी, ये उठक बैठक करवा दी, क्या करवा दिया खुदा जाने। और ये जरा तरदीद करें इस बात की कि कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा है, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा है मुल्क से बाहर। अभी तो बैंक डूबना शुरू हो गए हैं बाहर, अमेरिका वगैरह, उससे बाद में बात करेंगे, अब आज वक्त हुआ तो उनका पता नहीं क्या गया पैसों का। इशू ये है कि इनका कुछ ताल्लुक नहीं है, अवाम के साथ क्या ताल्लुक है। कोई पीटीआई में जा रहा है, कोई उधर से पीपल्स पार्टी छलांग मार के उधर से उधर चला गया, उधर से उधर ज्वाइन कर ली, उधर से उधर ज्वाइन कर ली, कोई किसी के नाम पे, कोई लिसानियत के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, कोई सेकुलरिज्म के नाम पे, कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे, कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे, सब लगे हुए सारे, कोई लिसानियत के नाम पे, कोई किसी नाम पे, हमारा हक मारा गया, हमारा अरब खरबपति, इनका कोई ताल्लुक है ही नहीं। और ये एनर्जी का क्राइसिस कैसे ख़त्म होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग आपकी कैसे होगी, आपकी यूथ के क्या इश्यूज हैं, आपकी एजुकेशन ने कहाँ जाना है, आपकी आईटी साइंस, अभी तक आप 5G आपके यहाँ नहीं आ सका, दुनिया 6G पे जा रही है, आपके ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, पानी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ये इश्यूज हैं यूथ के। ट्रक की बत्ती। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये तो अदालत में जाएगा। हम ये बात पहले, जब याद है शाखावर साहब, लोगों को शायद याद, मैं क्लिप नहीं चला रहा, शाखावर साहब और शेख उस्मानी साहब आए थे, तो दोनों ने इलेक्शंस के हवाले से अलग अलग बात की थी। शाखावर साहब ने कहा था कि हर हाल में करवाने के 90 दिन में, उन्होंने शेख उस्मानी साहब ने कहा था कि कोई ना कोई रास्ता हुकूमत निकाल लेगी, रास्ता निकल आएगा। तो वहीं से वही किस्सा है, इन 14 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। हालात हाजरा को कई साल हो गए, तो हालात हाजरा जो है वो ऐसे ही है, लेकिन अब ये टूट रहा है, सिस्टम टूट रहा है।
मतलब मैं कई लोगों को सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं, तो माशाल्लाह का खतरा है, निज़ाम क्या हो गया, क्या गया, क्या बना, डरे सहमे बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक स्टेटस को टूट रहा है। जी। एक स्टेटस को है ना, जो बदमाशिया का स्टेटस को है, जिसमें ये पैसे दे लो, डोनर आ गए, इस पार्टी पे भी, उस पार्टी पे भी, उधर से खरीद लिए। मुझे आप पेपर देना इस पार्लिमानी निज़ाम में, ऐसे में आपको पेपर के ऊपर सिंध काबीना बना के भी दिखा देता हूं, और मुझे आप पूरा सिंध हुकूमत, सिंध काबीना भी नहीं, हुकूमत, मेरे पास बस कुछ फाइल्स हों और कुछ डोनर्स हो, पैसे हों, पूरी सिंध के आप देखें, पंजाब के आप पूरी काबीना बना के दे दें, सवाई चंद लोगों के, सवाई चंद लोगों के, ठीक है, जो असूली बुनियाद पे खड़े होते हैं। या यह है कि आप सेनेटर कितनी कुछ होते हैं नजरियाती, बाकी पैसे नजरियात अब बच्चे बच्चे को पता है जी। अच्छा, तो इशू ये है सारा कि, लेकिन इसमें बेहतरीन सियासतदान भी है, लेकिन वो अपनी पार्टियों के सरबराहान के सामने खामोश हैं, क्योंकि पार्टियों के अंदर जो है वो देखें ना, शाहिद खान अब्बासी का क्या हुआ है, इमर्जिंग पाकिस्तान, और वो नई बात बनी। तो इशू ये है कि ये इसको कहीं, या तो ये बैठेंगे सारे के सारे और इसी स्टेटस को की फोर्सेस ही बैठेंगी। ये अच्छा है कि स्टेटस को की फोर्सेस लड़ रही हैं आपस में, तो इस आवाम का क्या ताल्लुक है इस लड़ाई से, स्टेटस और को की इसके बाद फोर्सेस क्या बेहतरी है डॉक्टर साहब जाहिर है बेहतरी है, अवाम के लिए? हाँ, क्योंकि ये विन विन तो नहीं है ना, विन विन होता तो बड़ा मसला हो जाता आवाम के लिए, कि फिर बच के निकल जाते, सारे इकट्ठे बैठ जाते सारे होके। अच्छा, और ये विन और लूज भी नहीं है, ये चूंकि लूज लूज गेम है ना, जिनका ख्याल है कि हाँ उसका नंबर लगाओ, हमारा नहीं आएगा, तो गलत फहमी में, तो अच्छा है, देखते हैं अगर बैठ जाए और मुल्क को बुरान से निकाल लें, अगर अभी भी बैठ जाएं तो मुल्क आगे निकल जाएगा, क्योंकि बहरहाल लीडर्स तो हैं ना आपकी पॉलिटिकल पार्टियां। लेकिन अगर ये इसी बचपने में लगे रहेंगे कि ये अमेरिकी एजेंट है, वो इंडियन एजेंट है, फलाना खो गया था, तो हमारे लोग नहीं खोए थे, अच्छा देखो उसको उठा लिया, हंस रहे हैं, ओ भाई आपके बंदे चुक्के जा रहे थे कल परसों, और आगे भी चुक्के जाएंगे, क्या हो गया? अजीब व गरीब किस्म की बातें, मतलब अजीब, मतलब खुश हो रहे हैं इस बात पे। और कौन कौन सी जमातें जिनकी सियासत ही मिसिंग पर्सन पे खड़ी है, कमाल देखें, अभी से निकलते हैं ये कुछ, ये देखते हैं आज का जलसा कैसे होता है। अच्छा, वो अलर्ट जारी हो गई अभी, थ्रेट, अल्लाह ताला खैरियत से रखे मरियम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल को, ये जितनी आपकी सियासी क़यादत है, इन सबको लाइफ थ्रेट है, और आवाम को भी कहीं, और कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं तो उनको भी, और कहीं पुलिस वाले हैं तो उनको भी, और कहीं आम शहरी लोग आते हैं तो उनको भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे, रमजान का महीना। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, क्योंकि तवज्जो सारी इधर नॉन इश्यूज पे एंगेज है पूरी रियासत की, तो वो जो असल इश्यूज हैं, मईशत, सिक्योरिटी, ठीक है, और फिर आगे आपकी जो यूथ है और पॉपुलेशन और पानी के इश्यूज और बॉर्डर्स के ऊपर क्या हो रहा है, टेररिज्म के इश्यूज, हजार इश्यूज हैं रियासत के। ये इसमें जो है ना वो सकिन हम हो गए हैं, और इससे निकल आएंगे जल्दी, क्योंकि ज्यादा चल नहीं सकता ना मामला। अदालत ने जो भी फैसला करना है, अदालतें फैसला करेंगी, फुल कोर्ट बनेगा, इधर होगा उधर होगा, कुछ भी जो भी कुछ होगा, धड़प ये ऐसे गिरेगा सारा का सारा। अच्छा जी, तो बाकी ये कि इंसानी हकूक और ये सारे मामलात, वो तो मेरा ख्याल है कि उन पे तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो अजहर मशवानी हो या अली वज़ीर हो या कोई भी लोग हों। लेकिन जो सिलेक्टिव बात होती है ना, अली वज़ीर तो गिरफ्तार थे, मिसिंग में तो नहीं थे मेरे ख्याल से, मिसिंग में, लेकिन ये कि ये एक इशू ऐसा है जिस पे सबको बात करनी चाहिए और उठानी चाहिए। लेकिन मैं से हैरान होता हूँ कि वो पार्टियां उन पे क्यों हंस रही हैं, कि वो पार्टियां उन पे क्यों हंस रही हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब कैसे कह रहे हैं कि ये एजेंट है, पीपल्स पार्टी कैसे कह रही है ये एजेंट है, क्योंकि वो थोड़े दिनों पहले तो अभी वो क्लियर नहीं हुए कि वो एजेंट है, वो अभी चल रहे हैं मामला, मुकदमात। नहीं, वो देखें, आज हुसैन हक्कानी साहब से अल्लाह ताला उनके भाई की मग़फ़िरत फरमाए, उनके भाई जो हैं यहाँ फौज में थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका इंतकाल हुआ। 2 भाई हुसैन हक्कानी साहब के, उनकी मुल्क से गैर हाजिरी में वो नहीं आ सके यहाँ पे, ज़ाहिर है हुसैन हक्कानी साहब के लिए मसाइल, तो उनका इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो गद्दारी है ना, ये इतना पिटा हुआ जुमला है ना, गद्दारी, फौरन बाहर के वो पीपल्स पार्टी ने, बीबी ने हायर किए थे लॉबिस्ट, लोगों को भूल जाते हैं। मतलब इसमें ये क्या इशू है, लॉबिंग करना फॉरेन, ओहो लॉबिंग,
अब मैं यहां पर क्या, पीपल्स पार्टी कह रही है, अब मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि सऊदी अरब से राब्ता, खुदा का वास्ता, तोशा खाना घड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, मैंने कहा ना ये, और मिसिंग पर्संस के लिए कौन आवाज नहीं उठा रहा, ये कमाल देखें आप, कमाल देखें आप। तो ये तो इमरान खान साहब अब इलेक्शन, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शंस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं मुल्क के कि वो उनको असेंबलियां तोड़नी नहीं चाहिए थी। अब ये अदालतें फैसला करेंगी, वो उस पर हजरत सिद्दीक साहब का मौकफ है, इरफान कादिर साहब का मौकफ है, ये 7 से 8, 8 से 9 वाली खबरें। असल बात यह है कि इसमें कोई सानिया ना वाला ना करे, जो बीच में सिक्योरिटी के क्राइसिस हैं, बीच में माशी मसाइल को छोड़ के बैठ गए सारे, भूल भाल के बैठ गए, रोज एक ऐलान कर देते हैं, उधर आईएमएफ वजाहत करती है, वो आईएमएफ ने इशू क्या करना था, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो वजाहत करती है हमारे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं भाई हमने ही पेट्रोल का नहीं, वो वहां से वो वजाहतें हो रही हैं। तो ये उस तरह तवज्जो दें, और बाकी ये है कि आगे ठीक है, हालात ठीक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुल्क के हालात, इसे निकलना तो था ना इस भंवर से कभी ना कभी। खान साहब इलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं मामलात। अच्छा, अंदर की बात बताऊं आपको, बिल्कुल अंदर की, इलेक्शन नहीं भी होता ना, खान साहब इज ओके, ठीक है, तरदीद करेंगे इस बात की, लेकिन खान साहब इज ओके कि इलेक्शन नहीं होता और ये ठुस फुस हो जाते हैं जो ये अरेंजमेंट है, और इनसे डिलीवर नहीं होता, खान साहब इज ओके। तो डॉक्टर साहब इसके बाद माशी हालात को कैसे हैंडल किया जाए? खान साहब इनके मत्थे लगा हुआ है ना, माशी हालात नहीं काबू आ रहे हैं इनसे, तो खान साहब इज ओके विद इट, इलेक्शन हो या ना हो, खान साहब इज ओके। ठीक, ठीक है, मतलब वो ह्यूमन राइट्स, करप्शन, आगे पीछे, वो हर चीज को उनका बयानिया जो है वो सियासी रंग देने में कामयाब हो गया। अभी जो करेंगे वो सियासी रंग बनेगा और मलबाइन पे आएगा, मलबाइन पे आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए खान साहब तो मतलब वो ठीक है, उनका वो ठीक जा रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इनको देखना है कि क्या ये ठीक जा रहे हैं, क्या ये बोझ उठा लेंगे। अब देखिए बाजवा साहब ने जो बात की है शहबाज शरीफ साहब के बारे में जी, तो उसकी तरदीद आई फौरन, और उसकी, लेकिन वो अपनी जगह, मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल बात यह है कि इनको यानी नवाज शरीफ साहब ने आना था मुल्क वापस, यानी ये मार्च है ना, तो नवाज शरीफ साहब ने दिसंबर में आ जाना था, क्योंकि गड़बड़ हो गई है ना, तो उन्होंने आना था। तो वो अब इलेक्शन आगे हो गए हैं, तो इलेक्शन ही अगर आगे हो गए तो उन्होंने तो कैंपेन चलानी थी आके, तो वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, वो सब दबरदूज हो गए। जब दबरदूज होगा ना तो होता हुआ नजर आएगा, सही लोग पूछेंगे एक दूसरे से क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। इंतखाबात ही नहीं हो रहे तो इंतखाबी मुहिम कहां से आ गई उनकी, इंतखाबात ही आगे हो गए तो ये मैंने जरा सब एक उसमें है, यानी उन्होंने इंतखाबी मुहिम कल से शुरू करनी है, मगर इंतखाबात ही नहीं हो रहे। अच्छा, वो इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी तो इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उनके क्यों नहीं पकड़े जा रहे। अच्छा, 12 छोड़ें, असल जो इशू है ना, मैं जरा उस पर आता हूं, जो पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम है इस वक्त, जहां हम जा रहे हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, वापस आके इस मौजू पर आप, बहुत बड़ी कहानी है। सही हो गया, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान बतौर रियासत वो है, फोकस वो है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं, उस तरफ फोकस करना है हमने। ठीक हो गया नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने के बाद ये मामलात अब अदालत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या अदालत से फैसला ही हुआ था कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं, जबकि तारीख दी गई थी अदालत की जानिब से? देखें जी, पहले तो आप ये देखें ना कि भुट्टो साहब को तो सजाए मौत जो सुनाई गई उस पर अमल दरामद हो गया जी, लेकिन आप ये देखें कि दो शख्सियात ऐसी हैं, अभी मैं बात कर रहा था ना कि किसको, पाकिस्तान की सियासी तारीख को आप देखें तो कौन कहाँ, मौलाना मौदूदी, सैयद अबुल अला मौदूदी, बड़ा नाम, आलम इस्लाम का बड़ा नाम, पाकिस्तानी आलम इस्लाम का बड़ा नाम, 1953 में उन्हें सजाए मौत सुना दी थी अदालत ने। अच्छा जी, 1953 में उनको सजाए मौत सुनाई थी, दी नहीं जाहिर है, और फिर 2 दिन के बाद 14 साल कर दिया था उसको। सही। और ये जो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ये हाईजैकर थे जी, ये हाईजैकर थे रियासत के मुताबिक। जब ये यहां से गए हैं तो इनमें इल्जाम लगा था हाईजैकिंग का, और हाईजैकर की क्या सजा होती है हमें पता है। फिर वो आए, फिर उसके बाद वो वजीर आजम बने, और बाकी तारीख है।
मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यानी एक अजीब सी बात है। अच्छा फिर उन शख्सियत, अच्छा अवामी नेशनल पार्टी कमाल की जमात है, एक उसकी पूरी तारीख है, बादशाह खान के दौर से एक पूरी तारीख है उनकी, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस के करीब थे तो इसीलिए उनकी तारीख भरी हुई है। आप जरा पूछें, कभी उनकी पढ़े तारीख अवामी नेशनल पार्टी की, बादशाह खान और वली खान साहब और सारी, अजमल खटक साहब और सारी तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या उनके बारे में लिखा गया और कहा गया और क्या क्या बातें। और कौन रह गया? जमीयत मौलाना साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के साथ जोड़ा गया और एक जी ज़माने में कहा बिल्कुल गया कि बिल्कुल। कदाफी से पैसे लेते हैं और ये सारे मामला था इल्ज़ाम सब पे। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो सियासी जमातें हैं हमारी, या जो मजहबी या सियासी जमातें हैं, वो सारी की सारी इन फेजेस से गुजरी हुई है। और कमाल की बात यह कि उन्होंने गुजरने के बाद कुछ नहीं सीखा, और इस बात के कोई दूर दूर तक इम्कानात नहीं है कि वो कुछ सीखेंगे, वो कुछ सीखेंगे। ठीक है ना, किसी में इस बात का, सिर्फ जमात इस्लामी जो है उसमें ये है, आपके इलेक्शंस वगैरह जमहूरियत पाई जाती है जी कि आज भी उनका बात की जो, सिराज जो अहमद होता है साहब। उनके सिस्टम है, उनके अमीर का सिलेक्शन होता है। बाकी पार्टियों में तो आप देखिए क्या सूरत हाल है। इशू मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इमरान खान इस पूरे सिस्टम को ले गया है, आप इसको माने या ना। इसके बाद जो सिस्टम होगा ना कि ब्लैक होल, मैं कहता हूं इमरान खान के बाद ब्लैक होल लगे, नहीं ब्लैक कुछ होल। नहीं होगा, हुकूमत आएगी वो चलेगी, वो 20 साल चले, वो भाई चल ही नहीं रही, हम्म। वो यार चल ही नहीं रही। एक उसको क्या, उसको आप मतलब बैसाखियां देंगे, उसको आप वो बच्चों के धक्के उसके मारेंगे। पंडोरे पे चला के, कैसे वो नहीं चल रही, एक सेटअप चल ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ज्यादा अरसे नहीं, देखें हर जमात का, जैसे मैंने ये जो हो रही हैं ये मिसिंग, इस पे ज्यादा अरसे तक पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और MQM और अख्तर मेंगल साहब खामोश रहेंगे तो उनकी सियासत जाएगी हमेशा के लिए, जो अभी तक खामोशी है। और मैंने कहा ना, इसी तरह से ये इंडियन एजेंट फलाना ढिमाकना, ये कौन कह रहा है? हु इज टॉकिंग? ठीक है ना, बाहर से फंडिंग होती है, पैसा आ रहा है, आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता होगा, इमरान खान साहब को बहुत पैसा देते होंगे, बाहर से लोग दे रहे होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हु इज टॉकिंग। ठीक है, तो बात ये सारी कि ये एक सिस्टम ने कोलैप्स होना था, कोलैप्स हो गया है। अब वो अदालतों के जरिए होता है, वो किस जरिए होता है, वो नहीं चल रहा, कोई मार्शाल्लाह आ जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, जो भी कुछ होगा ये नहीं होगा, ये पार्लियामानी निजाम है। वो आइन जो है वो तो गया, अच्छा खुद कह रहे हैं आइन टूट चुका, आइन जा चुका, आइन जा चुका तो बैठे क्यों हैं? आइन अगर टूट गया है तो फिर बैठे हुए हैं सारे, फिर उसी आइन के तहत जो है, अगर आइन तो टूट गया, आर्टिकल 6 ऐसे हुए चलते फिरते मजाक होता है, जैसे पड़ोसियों ने भी कुछ सीख लिया हमसे। वहां पे जनाबे राहुल गांधी, जी उनको नाहल करार दे दिए, और नाहल करार दे दिए कि उन्होंने, लेकिन वो एक प्रॉपर बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल इंडिया में डेवलप हुई। 2-3 चीजें हैं, तेजी से निकलते हैं करके। एक तो राहुल गांधी राजीव गांधी के जी साहबजादे, यानी इंदिरा गांधी के जो साहबजादे राजीव गांधी, उनके साहबजादे प्रियंका के भाई और सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे, और 52 साल हैं गालिबन इनकी एज। तो उनको जो है वो नाहल करार दे दिए, क्योंकि उन्होंने 2019 में एक इंतखाबी मुहिम में ये कहा था कि जितने करप्ट चोर लोग हैं उनके नाम के साथ मोदी मोदी क्यों लगा होता है। ठीक है, ये फलाना मोदी 3-4 बुनियाद पे शख्सियात का नायल हो नाम लिया गए। था, तो उसके ऊपर को नायल करके फटाफट सूरत की अदालत ने नायल किया और एलामिया भी जारी हो गया, उसमें फटा पड़ा हुआ है कि जी वो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था ये। अच्छा सजा इनकी बड़ा अजीब है। अब ये जाएंगे उसमें वहाँ की हाई कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे सही। गालिबन, जो भी उनका इंटरनल सिस्टम है। लेकिन उसमें बात इंटरेस्टिंग ये है कि वो उसकी सजा जो है वो 2 साल है, सजा 2 साल है, और नाहली 6 साल है, यानी 8 ठीक। साल के लिए उनको बाहर किया गया है राजीव गांधी को। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वो जेल में चले जाएं और जेल में बैठ के 2024 की वो तहरीक वो चलाएं, अपनी मूवमेंट चलाएं और वो सारी चलाएं। लेकिन लोग इसको जोड़ रहे हैं, आम लोग इसको जोड़ रहे हैं अदानी ग्रुप के साथ, कि इन्होंने अदानी ग्रुप को, और इससे पहले जब इनके ऊपर केस बना था तो राफेल का इन्होंने इशू उठाया तो 2019 में राफेल तैयारों की करप्शन, तो उसके ऊपर इनके ऊपर ये स्टार्ट हुआ। ये ठीक है। 2019 की तकरीर है जो 2023 में जाके जब अदानी ग्रुप के साथ ये लिंक कर रहे थे। तो एक तो वो सूरत हाल है, लेकिन उससे और बड़ी चीज, 3 दिन का दौरा हुआ, और दौरा किया शी जिनपिंग ने, सही। चाइना के प्रीमियर ने, मॉस्को का। ठीक।
और 3 दिन का दौरा हुआ। ये 40 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं 10 साल में, दोनों पुतिन की और शी जिनपिंग की। सही। ठीक है। और ये इसको नया वर्ल्ड ऑर्डर आम दुनिया में कहा जा रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है, रशिया इस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा है चाइना को, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। ठीक है। और वो जो एक आइसोलेशन की फीलिंग थी कि जी इनके बैंक गिर जाएंगे, इनकी मईशत गिरेगी, इनके बैंक तो एक भी नहीं गिरा। वो उधर अमेरिका में धड़ 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 करके बैंक गिर रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो बाद में बात कर लेंगे। यूरोप में भी गिर रहे हैं, उधर भी गिर रहे हैं। वो क्या हो गया अचानक, वक्त हुआ तो आज बात करेंगे, कल बात कर लेंगे। इनकी तो जैसे तैसे करके चल गई मईशत। अब वहां से जो शी जिनपिंग, 2 काम चाइना ने किए, 2-3 काम बहुत एक ही वक्त में वो आ गए हैं यूरोप में। ये यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है। ठीक है। और वो एक पीस फॉर्मूला लेकर आ गए हैं, लेकिन उसको आगे वो जेलेंस्की के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो जेलेंस्की को आहिस्ता आहिस्ता जो इशू चल रहे हैं फ्रांस में और यूरोप में और बाकी जगहों पे, महंगाई और रिसेशन, ज्यादा अरसे ये जंग तूल नहीं पकड़ सकती। ठीक है। और यूरोप इसमें से निकल जाएगा, निकल चुका है काफी हद तक। यानी कई मुल्कों को इस पे शिकायत है, इस जंग पे, उनके अवाम को। दूसरा जो है वो ये है कि चाइना ने एक तो अपना पीस प्लान सामने रख दिया, और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली कि आइसोलेशन, ग्लोबल आइसोलेशन कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन आइसोलेशन में चले गए, आइसोलेशन में जो होता है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो चाइना वहां चला गया, शी जिनपिंग वहां गए, और उन्होंने वहां जाके जो आखिरी उनका जुमला था जब वो वहां से वापस रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये 100 सालों के अंदर ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो इस वक्त कुछ घड़ियों में आ रही हैं, कुछ दिनों में आ रही हैं। 100 सालों में ऐसी तब्दीलियां आती हैं, यानी एक बड़ा ऑर्डर, मल्टीपोलर, जिसको इंटरनेशनल बेस सिस्टम जो है वो बड़ा डरता है कि पता नहीं क्या वेस्टर्न वैल्यू। वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कुछ और है, वेस्टर्नाइजेशन कुछ और है। बड़ी खूबसूरत बात करते हैं चाइनीज। अब यहां इशू, दूसरा इशू ये है कि वो मिडिल ईस्ट में एंटर हो गए, और मिडिल ईस्ट में इस तरह से एंटर हुए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान उन्होंने मुसालहत करा दी, मीडिएट करवा दिया, और उनकी दोनों की मुलाकात हो गई उनके खास लेवल पे। और 2 साल के अंदर अंदर जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर सफारत खाने खुल जाएंगे, ये हो जाएगा। ये अभी ये 2016 के अंदर ये इनकी तलखी पैदा हुई थी ईरान की, और जब वहाँ पे उनके एक जो कुछ शख्सियात को फांसी दे दी गई थी, सज़ाए मौत दे दी गई थी सऊदी अरब में। उसके बाद अटैक हो गया था 2016 में तेहरान में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी पे। ये ताल्लुकात इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन यह है कि उसके बाद ये ताल्लुकात खराब हुए, सफारतकारों का इनकलाब हुआ। 24 घंटों में कहा गया इसको सफारतकार छोड़ें एक दूसरे का, अब वो दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है। फिर ये चाइना ने करवाया। अब चाइना ने जो ये करवा दी, इससे पहले ज़हन में रखें सऊदी अरब और कतर करीब आ चुके हैं, यूएई और कतर करीब आ चुके हैं, तुर्की और सऊदी अरेबिया करीब आ चुके हैं, तुर्की और मिस्र करीब आ चुके हैं। ये सारे मुल्क करीब आ चुके हैं, और इनके इत्तेहाद अलाइनमेंट्स हो रही हैं। अब इन अलाइनमेंट्स में यहां ये अलाइनमेंट हो रही है। इंडिया जो है उसके लिए क्राइसिस, अच्छा खासा क्राइसिस इसलिए पैदा हो रहा है कि रशिया की वजह से, देखें जब रशिया को जरूरत है चाइना की, चाइना को रशिया की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखें। मतलब हम देखिए ना, इस वक्त चाइना जो है वो सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो ले रहा है, सऊदी अरेबिया से नहीं ले रहा, सबसे ज्यादा रशिया से ले रहा है इस वक्त। सऊदी अरेबिया से ज्यादा रशिया सारी अपनी एनर्जी उसने चाइना को शिफ्ट कर दी। चाइना में तेजी से काम हो रहा है, चाइना की इंडस्ट्री और उनकी जिस तरह वो चाइना तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया। इशू यहां पे सारा ये है कि ये उनका जो फड्डा चल रहा है इसका, ये चाइना वाला, राहुल गांधी इसके ऊपर भी बात कर रहे थे, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास कि आप कैसे अपनी जमीन को कैसे वापस लेंगे, जो आपकी जमीन निकल गई हाथ से। और अमेरिका अगर आपको मानता है नक्शे के ऊपर, तो आपकी मदद तो नहीं कर रहा, और आपकी मदद करेगा तो फिर वो ब्रिक्स का क्या होगा, और फिर पड़ोसियों के आपके चारों। तो अच्छा, इसमें इसी दौरान जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो वहां का दौरा कर रहे थे, तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर कशीदा वो पहुंचे हुए थे यूक्रेन। वो क्योंकि अच्छा नेटो का जिक्र आया बाकायदा, जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ मॉस्को से, उसमें नेटो का जिक्र आया, ऑकस का जिक्र आया। सीरिया के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, सीरिया पे 2 जगहों पे अटैक किया कि ये ईरान या प्रो ईरान मिलिशियाज हैं। ईरान ने जवाबन प्रो ईरान मिलिशियाज ने अटैक कर दिया सीरिया में उनकी साइट्स पे। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब ये, अच्छा सऊदी अरेबिया के लिए इसलिए विन विन है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसको अच्छा खासा तंग किया अमेरिका ने पिछले कुछ अरसे में,
और सऊदी अरेबिया उस वजह से निकला है। अब देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन आए, उन्होंने कहा जी पैदावार को बढ़ाएं, यूं करें, ऐसे करें, वो बात नहीं बनी। ब्रेक का एक वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करेंगे वापस आके यहीं से। ये अब अगर डेमास्कस, शाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, जो होने जा रहे हैं, शाम और सऊदी अरब, ठीक है ना, जो कि जहां पर सऊदी अरब ने एक वक्त में बशारुल असद के खिलाफ फोर्सेस को सपोर्ट किया था, जी। वो भी ताल्लुका ठीक होने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अमेरिका और मार्जिनलाइज हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो उनके लिए बड़ा कंसर्न है। वापसी कैसे होती है उनकी, और पाकिस्तान कहां है, और इंडिया कहां है, और हम लोग किधर हैं सारे। हाँ, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब। वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जहां खिते में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कहां पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त डिप्लोमेसी के लिहाज से? पाकिस्तान तो इंटरनल अपने टर्मोइल में फंसा हुआ, जितनी देर फंसा रहेगा उतनी देर आप जो असल इश्यूज हैं उनसे आप आइसोलेशन में रहेंगे। वही IMF आपसे बात करता रहेगा, वो दुनिया भर में जो देखें, ये जो मल्टीलेटरिज्म की बात की है ना, वहाँ पे मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात की है, जो एलामिया जारी हुआ है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन का, ये तकलीफ दे है अमेरिका के लिए, तकलीफ दे। लेकिन इशू ये है कि क्या एस्केलेशन हुई है इसके प्रीमियर शी जिनपिंग के दौरे मॉस्को के दौरान? क्या जंग कुछ थमी है, क्या रुकी है, क्या तलखी का? ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान वारंट भी निकला है प्रेसिडेंट पुतिन के, वो हेग में बैठे जजेस अचानक जाके उन्होंने वारंट निकाल दिए। यूक्रेन करीब आ गया यूरोप के, और यूक्रेन की वापसी अब ज़ेलेंस्की के कितना चाइना इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, ये देखना है। और क्या वो हकीकतन कोई जंग बंदी हो सकती है, वो छोड़ देता है। तो उसके नतीजे में ऐसा तो होने से रहा कि जो इलाके निकल गए हैं। देखिए, जंगें जब भी होती है ना, जिसके बाद जो सीज फायर होता है वो इलाका वो छोड़ता कोई नहीं है। अब अगर चाइना और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो जाए तो आपके ख्याल है कि चाइना छोड़ेगा अपना इलाका? या जो सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी हुआ, तो जो पाकिस्तान के पास इलाका है वो पाकिस्तान के पास, जो उनके पास सीज फायर में तो यही होता है कि जंग पहले आगे करो और फिर एक जगह जंग बंदी हो तो उससे पहले कब्जा कर लो दूसरे। तो जो इलाका गया वो गया इंडिया का। इशू ये है कि डी एस्केलेशन यहां नहीं होगी यूक्रेन में। आपके ख्याल से पुतिन वापस निकलेगा, विड्रॉ करेगा, क्रीमिया को छोड़ेगा, वो दोनबास को छोड़ेगा, ये बखमोत और बाकी इलाके जो निकल गए? ऐसा नहीं होने जा रहा। और ये ऐसा नहीं होने जा रहा। जो यूक्रेन है बचा कुचा, क्या वो यूक्रेन भी यहां से निकल जाएगा, या अमेरिका आएगा वहां पर प्रॉपर, या मतलब देखिए ना, मतलब अभी तो नेटो के एक्सपेंशन नहीं तय हो पा रही ना, कि नेटो में यूक्रेन आना है नहीं आना, वो हंगरी क्या करेगा, तो उसके ऊपर टर्की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिनलैंड का क्या है, स्वीडन का, तो मतलब वो एक रौला पड़ा हुआ है वहां पर। वो मुजाहरे जो हो रहे हैं यूरोप में अलग बात है। यहां पर ये साउथ एशिया जो है, जो साउथ एशिया है, बहरहाल उसको नक्शे के हिसाब से साउथ एशिया कहेंगे, पाकिस्तान, इंडिया या सार्क के मवालिक कह लें, हर मुल्क इससे इफेक्ट हो रहा है इस वक्त, हर मुल्क। क्योंकि बाइपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड जन्म ले रही है ना, तो उसमें हर कोई दूसरे से बात कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगली दफा आएंगे तो वजीर आजम कौन होगा, अगली दफा आएंगे वजीर खजाना कौन होगा, अगली दफा आएंगे तो आपके मतलब स्टेबिलिटी नहीं है सर। ये इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, वही बात, तो इस्तेकाम नहीं आएगा तो उसके नतीजे में ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और ये हमारे अकाबरीन को सोचना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, सिस्टम चलता नजर आ रहा है, अगर किसी को नजर आ रहा है तो बता दें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।